हाय एवरीवन। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया था सोर्स के बारे में पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं मोसबेल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने में। तो वो सब चीज़ें शॉर्ट आउट कर ली गई थी। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ना मोसबेल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी क्यों करते हैं। जो पहली चीज़ आती है स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम जो है इससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं और स्पिन स्टेट ऑफ द मेटल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव या फिर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल प्रेजेंट है तो मैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब आती है फाइंड न्यूक्लियरिटी। तो मेटल की जो मेटल क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर आपको पता होगा जिसमें एक से ज़्यादा मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर Fe 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 ये और लाइगेंड भी लगे होते हैं इसके आगे। ठीक है, तो चारों तरफ तो हम जो है इसकी जो न्यूक्लियरिटी है मेटल क्लस्टर की वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड जो आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन ग्राउंड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन ग्राउंड स्टेट हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ना मेटल जो है हाई स्पिन में प्रेजेंट है या फिर लो स्पिन में प्रेजेंट है। अगर मैं हाई स्पिन और लो स्पिन में बता सकता हूँ और ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगा सकता हूँ तो मैं आराम से ये जो T2G में लिखा रहता है, T2G और EG में लिखा रहता है, तो इसमें आराम से मैं फिल कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन ग्राउंड स्टेट भी पता लगा सकता हूँ। और जो डी लोकेलेशन है प्रॉपर जो मिक्स्ड वैलेंट क्लस्टर में, जो जैसे मिक्स्ड वैलेंट क्लस्टर में जो डी लोकेलेशन होता है वो भी मैं इससे डिटरमाइन कर सकता हूँ। फोर्थ चीज आती है डिटरमाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जो है अगर मैंने सब कुछ जान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट और जो है हाई स्पिन है लो स्पिन है मेटल क्लस्टर, तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकता हूँ और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट भी और केमिकल कंपोजिशंस। केमिकल कंपोजिशंस जो है अगर आपने जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आगे भी पढ़ी होगी तो उसमें जो पीक्स का जो एरिया होता है वही डिटरमाइन, उससे हम पता लगाता है कि ना हम पता लगाते हैं कि ना उसकी केमिकल कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो उससे हम जो है केमिकल कंपोजिशन पता लगाते हैं। फिफ्थ चीज आती है टू एनालाइज रेड ब्लड सेल, क्योंकि रेड ब्लड सेल में जो होता है Fe होता है, तो इसी वजह से जो है हम इसको एनालाइज करने के लिए जो हम मोसबेल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। फोर्थ चीज और सिक्स चीज आती है टू एनालाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है मोसबेल स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे अच्छी है कि हम जो प्रोटीन के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, वो किस तरह से स्ट्रक्चराइज्ड सॉरी, तो हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक और भी हो सकती है वैसे मोसबेल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मेरे को मेन लगी वो मैंने लिख दी। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक बुक से आप और भी देख सकते हैं। तो अब हम इसके बाद हम पढ़ते हैं पैरामीटर्स। मोसबेल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और पढ़ते हैं पैरामीटर्स। अब हम पढ़ते हैं पैरामीटर। हमारा जो पहला पैरामीटर आता है वो है नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल। अब नंबर ऑफ सिग्नल कितने आते हैं। अगर मेरे पास कोई सैंपल है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ Fe2Cu का होल 9। ठीक है, ये मैंने क्लस्टर ले लिया जिसमें 2 Fe न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 3 CO तो इसके टर्मिनल में, ऐसे इधर भी आएगा। ठीक है, और 3 CO ब्रिजिंग में। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये जो Fe है और ये Fe है, ये दोनों ही केमिकली इक्विवेलेंट है। वो कैसे? क्योंकि इसके टर्मिनल में 3 CO प्रेजेंट है, इसके टर्मिनल में भी 3 CO प्रेजेंट है, इसके ब्रिजिंग में 3 CO है, इसके ब्रिजिंग में भी 3 CO है, तो दोनों ही केमिकल इक्विवेलेंट है। केमिकल इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये है कि ना इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो सेम है। ठीक है, ये दोनों ही सेम है, तो यानी कि जो Fe1 है वो इक्वल टू है 2 सेकेंड। तो इसका जो दोनों का सिग्नल आएगा वो एक ही आएगा क्योंकि दोनों ही केमिकल इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास जो मोसबेल स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो हमारे पास सिर्फ इस क्लस्टर के लिए सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ Fe3Cu का होल 12 और इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ Fe इसमें 4 CO प्रेजेंट होंगे और इसके टर्मिनल में 3 CO।
आई थिंक काउंट कर लेते हैं, 6 6 4 10 to 12, तो 12 ही हो गए। इनको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब आप देखोगे कि ना Fe1 और Fe2 ये इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो सेम है, ठीक है। यानी कि ये वाला Fe जो है और ये Fe जो है ये इक्विवेलेंट है, और ये जो Fe3 है ये दोनों से ही डिफरेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल आ सकते हैं 2, क्योंकि इनका सिग्नल तो एक आएगा, इसका सिग्नल अलग आएगा, डिफरेंट। तो हमारे पास जो मोलेक्युलर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ये बड़ा ये छोटा। ये एक बड़ा छोटा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो रेशो है वो 1:2 का है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 2:1 का है, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी 2 इसकी है और इंटेंसिटी 1 है, यानी कि इस इन दोनों जो इंटेंसिटी है वो इससे डबल है, ठीक है। तो मोलेक्युलर स्पेक्ट्रम में कुछ हमारा ऐसा आएगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, इसकी इंटेंसिटी कम आएगी सिग्नल की, ठीक है। तो हमारा एक पैरामीटर का कंप्लीट होता है। तो हमारा जो सेकंड पैरामीटर है वो है पोजीशन ऑफ सिग्नल, तो उसको रख करते हैं और पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो अब पढ़ते हैं हम सेकंड पैरामीटर। हमारा सेकंड पैरामीटर है वो है पोजीशन ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल। हम जो पोजीशन ऑफ सिग्नल जो है वो डिफाइन करते हैं आइसोमर शिफ्ट में। आइसोमर शिफ्ट ही हमें बताता है कि ना हमारा सिग्नल कहाँ पर आने वाला है, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने अगर एनएम में पढ़ा हुआ तो इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, और ये ऐसा हम बोलते हैं जी वैल्यू, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल, अगर इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ सोर्स at which maximum absorption of gamma photon is maximum absorption of gamma photon is observed is called isomer shift। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो ये होगी, लेकिन अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखूंगा द डिफरेंस बिटवीन emission energy the difference between emission energy of source and absorption energy of sample, ठीक है। तो ये होगी हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द एमिशन एनर्जी ऑफ सोर्स एंड एब्जॉर्प्शन एनर्जी ऑफ सैंपल, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करूंगा इसको कुछ इस तरह से, डेल इक्वल टू ई ए माइनस ई एस। तो ये हमारी होगी इक्वेशन आइसोमर शिफ्ट की, ठीक है। इसको हम आगे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी इतना छोड़ देते हैं, थोड़ी और जानकारी इससे लेते हैं, तो उसको रफ करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें और हैं इसमें बताने वाली, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका ड्राइव करेंगे इसको, ठीक है। तो उसको रफ करते हैं। तो आइसोमर शिफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे, और आइसोमर शिफ्ट में कुछ जानकारी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो डेल यानी कि जो आइसोमर शिफ्ट है या तो एक पॉजिटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव आ सकता है।
पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारा सोर्स मूव करेगा, मूव टूवर्ड द सैंपल, टूवर्ड द सैंपल। जब हमारा सोर्स जो है सैंपल की तरफ मूव करेगा तो हमारी जो आइसोमर शिफ्ट आएगी वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन हमारा जो सोर्स मूव करेगा अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द सैंपल। जब हमारा जो सोर्स है वो सैंपल से दूर जाएगा, या और जब हमारा सोर्स टूवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव, और जब उससे आगे जाएगा तो नेगेटिव आएगी आइसोमर शिफ्ट। ठीक है, तो इस बेस पर भी जो है हम आइसोमर शिफ्ट को हम लिखते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ और है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ना व्हाई आइसोमर शिफ्ट इज अराइजेस। तो उसका आंसर ये है क्योंकि हमारा जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइड स्टेट, जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेडियस होती है वो ग्राउंड स्टेट में अलग होती है और एक्साइड स्टेट में अलग होती है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो जी मान लेते हैं और एक्साइड स्टेट में हम ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो ग्राउंड स्टेट में और ये रेडियस है एक्साइड स्टेट में। तो ये जो आर जो होता है ये डिफरेंट होता है आर जी से। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अगर जैसे मैं एफ की बात कर रहा हूँ तो उसमें आर जो होता है वो कम होता है और आर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये श्रिंक हो रहा है एक्साइड स्टेट में एफ। और अगर एस की बात कर रहा हूँ तो एस जो होता है वो एक्सपेंड होता है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारी आइसोमर शिफ्ट होती है वो एरेज होती है, क्योंकि जो रेडियस होती है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी आइसोमर शिफ्ट एरेज होती है। तीसरा जो क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो आइसोमर शिफ्ट तो है ठीक है, बट आइसोमर डिफरेंट कंपोजिशंस के मेटल के लिए अलग अलग क्यों आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारा FeCO का 5 इसके लिए अलग आएगा, Fe2CO9 इसके लिए अलग आएगा, और Fe3CO12 ठीक है इसके लिए अलग आएगा। ठीक है, इन सब के लिए तो सोर्स सेम ही रहेगा, CO57। ठीक है, और जो हमारा जो सब में तो Fe है। ठीक है, लेकिन आइसोमर शिफ्ट की सबकी जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो है हम इनमें आप देखोगे इसमें जो केमिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें 5CO प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें 9CO प्रेजेंट है और इसमें 12CO प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें सब में केमिकल जो इन्वायरमेंट है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है जो कि स्क्रीनिंग कर रहा है न्यूक्लियस की, वो अलग अलग है। इसी वजह से जो हमारी आइसोमर शिफ्ट होती है वो सभी के लिए चेंज होती रहती है। ठीक है, अब इसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। हमारे जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं Fe57 के लिए, रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर Fe57, तो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा वो होगा सोडियम नाइट्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रोक्साइड PuSSIDE। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2, चल नहीं रहा है तो इसकी जगह मैं ग्रेड यूज कर लेता हूँ, Na2FeCN का 4,5H2O। ये हमारा होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर Fe57। ठीक है, अब और एक चीज़ और है, हमने जो दो डेफिनेशन लिखी थी आइसोमर शिफ्ट की, इसकी थर्ड डेफिनेशन भी बन सकती है। थर्ड डेफिनेशन क्या बन सकती है? थर्ड डेफिनेशन जो हमारी बन सकती है वो ये है
कि when the source, sorry, the change in the position of the signal when the source move toward the sample and away from the sample from 0 point और reference standard point is called the isomer shift। तो ये हमारी जो है थर्ड डेफिनेशन बन सकती है। तो इसको रफ करते हैं और ड्राइव करते हैं आइसोमर शिफ्ट। तो अब हम ड्राइव करते हैं आइसोमर शिफ्ट, ठीक है। तो आइसोमर शिफ्ट में ड्राइव करने के लिए पहले हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो लिख देते हैं पहले, ई एब्जॉर्बेंस माइनस ई सोर्स, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन का नाम देते हैं हम 1, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना था ई ए और ई एस, ये एब्जॉर्बेंस की एनर्जी और ये सोर्स की एनर्जी। तो हम ई ए फाइंड कर देते हैं, यहाँ पर एक पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। ई ए निकालते हैं पहले, तो सॉरी ई एस, पहले ई एस निकाल देते हैं जो हमारी सोर्स की एनर्जी है। ई एस इज इक्वल टू देगा हमारे पास ई 0 माइनस डेल ई फॉर एक्साइटेड माइनस डेल ई फॉर ग्राउंड, और ये ब्रैकेट में, ठीक है। ये होती है एनर्जी, और इसको ई 0 को बोलते हैं, ये वो ट्रांजिशन एनर्जी है, ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ बेयर न्यूक्लियर। बेयर न्यूक्लियर यानी कि जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट नहीं है, बेयर न्यूक्लियर, ठीक है। ये सोर्स की बात कर रही है, तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं सोर्स सफिक्स में, ठीक है। ये सब सोर्स के एलिमेंट्स हैं। अब डेल्टा ई और डेल्टा जी हो जाएगा हमारा डेल्टा ई एंड डेल, ये चेंज है मतलब एनर्जी में चेंज, ये है एनर्जीज ऑफ मोसबियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है, ठीक है। ये सॉरी, तो अब इसको मैं जो है क्वांटमली सॉल्व करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए इसको डायरेक्टली देते हैं, जो कि क्योंकि फिजिक्स वाले करते हैं, हम नहीं, तो इसको डायरेक्टली लेते हैं उसको ई नॉट, क्योंकि अब ये जो पार्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में आता है, तो ये माइनस की जगह हमारे पास प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस में रहेगी तो प्लस में आ जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 2π/5 जेड ई स्क्वायर, ठीक है। वेव फंक्शन ओ 0 मोड और इसका स्क्वायर, और ये हमारा जो है सोर्स के लिए है, तो हमने एस लिख दिया, ठीक है। ये जो वेव फंक्शन होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है एट द एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल ये वो है जो कि अच्छी स्क्रीनिंग करता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस को अच्छा स्क्रीनिंग करता है, तो इसलिए हम जो है वेव फंक्शन एस ऑर्बिटल को लिखा है, और आर ई का स्क्वायर माइनस आर जी का स्क्वायर, ठीक है। ये आता है हमारे पास, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अब हमने ई एस का तो निकाल दिया, सिमिलरली हम ई एस का भी सॉरी ई ए का भी निकाल देते हैं। तो ई ए का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई ए इज इक्वल टू ई नोड माइनस, चलो लिख ही देता हूँ पहले मैं, वो डेल ई ये एक्साइटेड स्टेट और माइनस डेल ई ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये जो है ये सैंपल का है, ठीक है, और इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमने सोर्स और सैंपल एक जैसे ही लिए थे, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो सेम ही आएगा, बस यहाँ पर चेंज होगा, ये जो वेव फंक्शन है ये सोर्स का है, और वो वेव फंक्शन हो जाएगा हमारा एब्जॉर्बर का, ई नोड माइनस सॉरी प्लस 2π/5 जेड ई स्क्वायर वेव फंक्शन ऑफ 0 सॉरी ये हमारा है एब्जॉर्बेंस का स्क्वायर, और आर ई का स्क्वायर माइनस आर
जी का स्क्वायर, ये आ गया। इस इक्वेशन का नाम देते हैं हम सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को जो है हम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी ये सेकंड है और ये थर्ड। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा डेल। अच्छा, थोड़ा लेंथी ना हो तो हम यहाँ पर ही मैच कर देते हैं। ये जो टेंशन एनर्जी है, ये टेंशन एनर्जी जो है सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमने जो सबसे पहला पार्ट है मोसबियर का, उसमें हमने बता दिया था जो टेंशन एनर्जी है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। जब हमारा जो सोर्स है वो टेंशन करता है, यानी कि वो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर Fe57 के लिए प्रोड्यूस करता है, एक गामा रेज, और वो फिर एक्साइट करती है Fe57 को। तो दोनों के बीच में जो टेंशन एनर्जी है वो सेम ही है। ठीक है, बस एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर है और एक एज अ सैंपल जो कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर नहीं है। ठीक है, जिसको हमने इरेडिएट करना है गामा फोटोन से। ठीक है, तो इसलिए वजह से ये जो ई नोट जो है, ई नोट इक्वल होती है, तो ये तो हम माइनस कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है, ये और ये वाला पार्ट, ये दोनों में ही कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में ही सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। डेल 2 पाई ZE² अपॉन में 5, और यहाँ पर आ जाएगा RE² माइनस RG का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये और ये डिफरेंट होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को। ठीक है, अब क्योंकि क्या है, हमने जो सोर्स लिया था, हमने जो CO57 जो सोर्स लिया था, ये डिके होने के बाद Fe57 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, हमने जो Fe57 जो एज अ सैंपल के रूप में लिया था, ये सोर्स है, ये सैंपल है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जैसे CO रखा हो या फिर कोई ये अलग लाइगेंड्स लगा रखा हो। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन उसमें जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो इसी वजह से ये जो है तो दोनों में जो होगा अलग अलग होंगे, तो इसी वजह से ये कॉमन नहीं आ सकते। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं ब्रैकेट, पहले हमारा एब्जॉर्बेंस का आ जाएगा स्क्वायर माइनस साई 0, फिर हमारे पास आ जाएगा सोर्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है RE और RG की जगह में जो है दूसरी वैल्यू पुट करूँगा। आई थिंक आपको यहाँ फॉर्मूला पता ही होगा, A² माइनस B², जिसके हमने लिख देते हैं A माइनस B और A प्लस B। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये जो RE का स्क्वायर माइनस RG का स्क्वायर है, इसकी जगह लिखते हैं, तो RE² माइनस RG का स्क्वायर इजिकल टू RE माइनस RG। ठीक है, और RE प्लस RG, ये तो हो जाएगा हमारा डेल्टा R। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं। अब जो है ये जो RE प्लस RG है, ये सिंस RE प्लस RG ये दोनों ही जो है ये 2R के इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों सम करके जो है 2R के इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एकदम आस पास ही होगा इसके 2R के। ठीक है, तो हम जो है इसकी जगह जो है इसको डेल्टा R मल्टीप्लाई 2R लिख देंगे, और ये वैल्यू जो है हम इस वाले इक्वेशन पर पुट कर देंगे फोर्थ में। ठीक है, अब फोर्थ में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल इक्वल टू 2 पाई ZE² अपॉन में 5 डेल R मल्टीप्लाई 2R, और फिर वेव फंक्शन आ जाएगा, वेव फंक्शन और ये हमारा एब्जॉर्बेंस का स्क्वायर माइनस, और ये वेव फंक्शन हमारा सोर्स का। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये जो 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूंगा, और एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पर मैं ऊपर नीचे R की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये R को बाहर निकालने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा R² करके, तो हमारे पास आ जाएगा डेल 4 पाई ZE², और ये आ जाएगा हमारे पास R², इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद, और अपॉन में 5,
और अंदर यहाँ पर बचेगा डेल आर अपॉन में आर। इसको एक साथ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वेरी टर्म करती है अलग अलग उसमें न्यूक्लियस में, तो इसलिए हमने इसको एक साथ ले लिया। और फिर इसको लिख देते हैं वेव फंक्शन ओ ए का स्क्वायर माइनस वेव फंक्शन ओ, ये है सोर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जो है ये पार्ट है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। ये प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एट न्यूक्लियस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एक चीज और है कि ये जो है ये वेरी टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये जो हमारा वेव फंक्शन है इसकी जगह मैं c लिखूंगा। क्यों कांस्टेंट है बताते हैं। क्योंकि हम जो सोर्स ले रहे हैं CO57 ये वेरी नहीं करता, हमारा सिर्फ सैंपल चेंज होता रहता है। अगर मैं Fe57 की बात करता हूँ, अगर मैंने Fe57 ले लिया, ठीक है, और इसके साथ CO5 जुड़े हुए हैं, जैसे अगर मैं FeCO5 लेता हूँ या फिर Fe2CO का होल 9 लेता हूँ, ठीक है, ये इसमें जो आयरन है ये तो इसके लिए जो सोर्स होगा वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सोर्स कांस्टेंट ही रहा, तो सोर्स का जो वेव फंक्शन रहा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसलिए सी, क्योंकि ये वेरी टर्म नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और एक चीज़ और है, ये इतना पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस है, ये वेरी नहीं करेगा, ठीक है। ये तो वेरी करेगा क्योंकि ये जो डेल्टा आर है, अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा आर Fe के लिए ये नेगेटिव होता है और Sn के लिए ये पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो रेडियस है न्यूक्लियस की जो रेडियस है Fe के लिए वो कम हो जाती है एक्साइटेड स्टेट में। क्योंकि क्या होता है, Fe जब एक्साइटेड करता है एक्साइटेड लेवल में तो वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्साइटेड रेडियस होती है वो कम होती है रेदर देन द ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ Sn की जो अगर जो एक्साइटेड करता है तो उसकी रेडियस इंक्रीज होती है, यानी कि वो एक्सपेंड करता है, और वो जो ग्राउंड स्टेट होती है उसकी कम होती है। तो इसी वजह से जो डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा आर इजिकल क्या होता है हमारा आर ई माइनस आर डी, तो अगर आर ई ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आर ई स्मॉल होगा तो ये फिर नेगेटिव आएगा। तो इसी वजह से ये Fe के लिए नेगेटिव आता है और Sn के लिए पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसलिए ये वेरी टर्म है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसकी जगह मैं ए लिख दूंगा, यानी कि 4/5 Z² इजिकल टू, इसकी जगह ए। कई सारी बुक्स में यही कांस्टेंट देखने को मिलेंगे आपके पास, मैंने यही कांस्टेंट लिखे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद इजिकल टू ए डेल आर अपॉन में आर, ठीक है। और हमारा जो वेव फंक्शन आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ओ ये एब्जॉर्बेंस स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। यही आइसोमर शिफ्ट को बताएगा, ठीक है। अगर जैसे हमारा डेल्टा आर Fe के लिए, यानी सभी Fe जो होते हैं न्यूक्लियर होते हैं उनके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि हमारा जो ये वाला जो फंक्शन है ये इस आइसोमर शिफ्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Fe के लिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। तो नेगेटिव पार्ट जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा ये इतना ज़्यादा स्मॉलर होता जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर हुआ तो नेगेटिव पार्ट है, आने की वजह से ये जो है ये डिक्रीज करता जा रहा है, आइसोमर शिफ्ट जो है डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये ग्रेटर होगा तो ये भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल जो क्वेश्चन करते हैं और इसको रफ करते हैं, तो आगे देखते हैं।